हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंटेशन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया देखो क्या होती है कि पौधे क्या करते हैं, जड़ों द्वारा जल का अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं और उस पूरे कंप्लीट जल का क्या नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं प्लांट्स, अत्यधिक जल का अवशोषण करते हैं। अवशोषण की प्रक्रिया हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ ली थी। किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा अत्यधिक जल का अवशोषण करते हैं और उस कंप्लीट जल को वो यूज नहीं कर पाते हैं। लगभग कितना, 2 से 5% जल का ही क्या करते हैं, प्रतिशत जल का क्या करते हैं प्लांट्स, यूज करते हैं। बाकी जो जल बच गया 95 to 98% जल को क्या करते हैं, यूज नहीं करते। जल का यूज नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, इस जल को जो कितना है 95 से 98% जो जल है इसको वाष्प के रूप में क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो लीफ होती है कौन निकालेंगे, पौधे के पर्रोह भाग। तो पौधे के जो पर्रोह भाग होते हैं उनके द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर उत्सर्जित करना या बाहर छोड़ना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो पौधे द्वारा अवशोषित जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पौधे द्वारा कितना प्रतिशत जल को उत्सर्जित कर दिया जाता है, 95 से 98%। बाकी जो 1 से 2% जल है वही क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। बाकी जो उपापचयी प्रक्रिया होती है या भोजन निर्माण में इनमें यूज किया जाता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया की परिभाषा तो ये तो होगी कि पौधे द्वारा अवशोषित जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करना। पौधे कौन से भाग करेंगे, वायवीय भाग। पौधे के वायवीय भागों द्वारा ही होता है, भागों द्वारा। वायवीय भाग कौन से हो गए, जो जमीन के ऊपर पादप के जो भाग होते हैं वो क्या होता है, वायवीय भाग होते हैं, या पर्रोह भाग बोल सकते हो, या पर्रोह भाग। ठीक है, पर्रोह भागों द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनमें के जो वायवीय भाग होते हैं उनमें एक विशेष रचना पाई जाती है। उन विशेष रचना के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और वो विशेष रचना होती है रंध्र, यानी कि रंध्र के द्वारा, रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब ये रंध्र क्या होते हैं, रंध्र देखो जो प्लांट्स के जो पर्रोह भाग हो गए, उन पर्रोह भागों में क्या पाए जाते हैं, एक छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। उनके जो भी पर्रोह भाग हो गए, वायवीय भाग हो गए, जैसे तना, पत्ती, फल, फूल, इन भागों में जो बाह्य त्वचा होती है उनकी एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र क्या होते हैं, अधिचर्म पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को, छोटे छोटे
छिद्र होते हैं। ठीक है, रंध्रों के बारे में हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये तो क्या होगी वाष्पोषण की डेफिनेशन और किसके द्वारा संपन्न होती है। अब देखो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया वाष्पोषण क्या होती है, एक अनिवार्य बुराई होती है, और वो वैज्ञानिक थे क्रस्टिस। क्रस्टिस नामक साइंटिस्ट थे। क्रस्टिस ने क्या बताया, वाष्पोत्सर्जन एक क्या होती है, अनिवार्य बुराई होती है। क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई होती है। अनिवार्य बुराई का मतलब हो गया कि ये एक बुराई तो है। कैसे बुराई है कि लगभग 95 से 98% जल है वो क्या हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। अब व्यर्थ जा रहा है तो ये किसी काम का तो रहा नहीं, ये एक बुराई ही होगी, यानी हमें किसी काम में लिया ही नहीं जा रहा। पौधे इतनी अत्यधिक जो ऊर्जा का यूज करके या सक्रिय या निष्क्रिय परिवहन द्वारा क्या करते हैं, जल का अवशोषण करेंगे, सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण प्रक्रिया द्वारा। और इतना जल अवशोषण करने के बाद में भी यूज कितना आ रहा है, 2 से 5%, और बाकी 95 से 98% क्या हो रहा है, वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है। तो ये बुराई होगी कि बहुत कम मात्रा में क्या किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है। इसलिए क्या होगी, वाष्पोषण प्रक्रिया होगी तो सही, लेकिन ये क्या एक बुराई है। बात करें कि सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो किसमें संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सबसे अधिक मीसोफाइट्स में होती है और सबसे कम होती है मास्लोदविद, जो मरुस्थलीय मरुद्भिद होते हैं उनमें सबसे कम वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें संपन्न होती है, मीसोफाइट्स में, मीसोफाइट्स में। और सबसे कम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें संपन्न होती है, मास्लोदविद मरुद्भिद में। यानी मरुस्थलीय प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे कम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होती है कि जल की अत्यधिक कम मात्रा मौजूद होती है। अगर वो भी जल किसमें, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही क्या होगी, जल की हानि हो जाएगी, तो प्लांट्स में जल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी और वहाँ पर प्लांट्स क्या नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगी वाष्पोत्सर्जन परिभाषा और थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर, क्रिया के आधार पर वाष्पोत्सर्जन है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। एक होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, एक होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, एक होती है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब देखो यहाँ पर इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो किसके द्वारा संपन्न होती है, रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। वो कौन सी होगी, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। उपत्वचीय मतलब उपत्वचा होती है जो इसकी
एपिडर्मिस होती है, बाह्य त्वचा होती है। बाह्य त्वचा के ऊपर क्या पाई जाती है? क्यूटिकल का आवरण होता है। उस क्यूटिकल के आवरण की वजह से क्या होता है? जल का यानी उपत्वचा के द्वारा क्या होगा? जल का उत्सर्जन होगा, वाष्पोषण प्रक्रिया होगी। और यहाँ पर किसके द्वारा होगी? वात रंध्रों के द्वारा वाष्पोषण की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो इसमें क्या लिखोगे कि वाष्पोषण की प्रक्रिया, डायरेक्ट लिख देता हूँ शॉर्ट में, प्रक्रिया रंध्रों द्वारा संपन्न। किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा संपन्न। यहां पर उपत्वचा द्वारा प्रक्रिया उपत्वचा द्वारा संपन्न। और प्रक्रिया यहां पर किसके द्वारा संपन्न होगी? वात रंध्रों द्वारा संपन्न होगी। ठीक है। जो रंध्रीय वाष्पोषण की प्रक्रिया है वो यह प्रकार है, ये सबसे ज़्यादा इसी के द्वारा, रंध्रों के द्वारा ही वाष्पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और लगभग कितना? 90%, 90% जो वाष्पोषण की प्रक्रिया है वो रंध्रों के द्वारा, यानी कौन सा प्रकार होता है वाष्पोषण का? रंध्रीय वाष्पोषण द्वारा ही होता है। 90% वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। उपत्वचीय जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो लगभग 10% वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया संपन्न होती है इसी के द्वारा। और सबसे कम अगर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो वात रंध्रों के द्वारा ही होती है, और इसका प्रतिशत होता है 0.121% होता है वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको जो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होते हैं इसमें क्या पाई जाती है कि जो अधिकतर जो मरुस्थलीय प्लांट्स आपको देखने में मिलते हैं उसमें जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा के ऊपर क्या पाई जाती है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। और वो क्यूटिकल क्या होती है? जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। लेकिन कहीं कहीं पर जो क्यूटिकल होती है वो क्या होती है? पतली होती है या टूटी हुई होती है। उसके द्वारा इस वजह से क्या हो जाती है? वाष्पोषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का आवरण होता है। क्यूटिकल जल के लिए अपारगम्य होती है, अपारगम्य होती है। लेकिन ये कहीं कहीं पर क्या होती है? टूटी हुई होती है या पतली होती है। इस वजह से क्या हो जाती है? वाष्पोषण की प्रक्रिया होती है। यह कहीं कहीं पर पतली या टूटी हुई होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, नोट करो इसको, फिर इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार के बाद में हम पढ़ते हैं कि पत्ती की जो या रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर, जो रंध्र प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पर पर्ण क्या होती है? कितने प्रकार की होती है। यानी पत्ती पर जो पर्ण पर जो रंध्र पाए जाते हैं उनके आधार पर। कैसे कि किन प्लांट्स में जो उसकी ऊपरी अधिचर्म होती है उसके ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, किसी में निचली अधिचर्म पर पाए जाते हैं और किसी में दोनों अधिचर्म पे समान संख्या में पाए जाते हैं। उनके आधार पर रंध्र के प्रकार। तो रंध्रों की उपस्थिति के
आधार पर पर्ण के प्रकार। पर्ण के प्रकार कितने हो जाएंगे? 3 प्रकार की होती है। एक होती है अधोरंध्री पर्ण, एक होती है उभयरंध्री पर्ण, और एक होता है अधिरंध्री पर्ण। अधिरंध्री पर्ण। अब देखो इनके नाम से ही हम इनके प्रकारों को समझ लेंगे। अधो का मतलब हो गया नीचे, यानी कि रंध्र, इसमें पर्ण में जो रंध्र हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पर्ण की निचली अधिचरण, मतलब पर्ण में निचली जो त्वचा होती है, निचली सतह पर पाए जाते हैं। यहाँ पर रंध्र किस में पाए जाते हैं? रंध्र पर्ण की नीचे वाली सतह पर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं। उभय का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो गया? कि जिसमें ऊपरी अधिचरण पे और निचली अधिचरण पे दोनों पर क्या होंगे? समान संख्या में रंध्र उपस्थित होंगे। तो यहां पर क्या होगा? ऊपरी व निचली सतह पर समान रूप से रंध्र प्रेजेंट। ठीक है। लास्ट कौन सा बच गया? अधि। अधि का मतलब क्या हो गया? ऊपरी जो सतह होती है उसके ऊपर। तो यहां पर जो रंध्र होंगे कहां पर पाए जाएंगे? ऊपरी सतह पर। रंध्र ऊपरी सतह पर प्रेजेंट। ठीक है। अब यहां पर अधोरंध्री मतलब जिसकी जो पर्ण की जो ऊपरी निचली सतह होती है उसमें जो रंध्र पाए जाते हैं, किन प्लांट्स में पाए जाते हैं? जैसे सेब हो गया, आम हो गया, या आप बोल सकते हो जो डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं, यानी द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, उनमें जो पत्ती की जो निचली सतह होती है उसके ऊपर ही क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। क्या लिख दोगे? द्विबीजपत्री प्लांट। डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो निचली सतह होती है पर्ण की उसके ऊपर ही क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। यहाँ पर उभयरंध्री पर्ण के जो एग्जाम्पल देखें, यानी जिसमें ऊपरी और निचली सतह पर दोनों पर समान रूप से क्या पाए जाएंगे? रंध्र। उनमें आप बोल सकते हो जैसे जो गेहूं, या आप बोल सकते हो मोनोकोट्स जो प्लांट्स होते हैं, उन मोनोकोट प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं? ऊपरी और निचली सतह पर दोनों पर समान रूप से क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। या बोल सकते हो आप एक बीजपत्री प्लांट। ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट अधिरंध्री पर्ण। अधिरंध्री का मतलब जिसमें ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। इनमें एग्जाम्पल है जैसे वाटर लिली, वाटर लिली हो गया, वाटर लिली। या आप बोल सकते हो कि जल के ऊपर जो प्लांट्स जो तैरते हैं उनको, उनमें क्या पाया जाता है? अधिरंध्री पर्ण पाई जाती है। जल के ऊपर तैरने वाले प्लांट में ये अधिरंध्री पर्ण पाई जाती है। तो इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन के प्रकार और रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पर्ण के प्रकार हमने पढ़ लिए। इसके साथ ही देखो कुछ कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो न तो कवकों में होती है, न ही शैवालों में, और न ही जो जल में पूर्ण रूप से जो जल में डूबे होते हैं या जल निमग्न बोलते हैं उन प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया
नहीं होती। ये नोट लगाकर ध्यान रखना। कौन किसमें? कवक, फंगी में, एल्गी में, शैवाल तथा जल में डूबे हुए प्लांट में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न नहीं होती। संपन्न नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको नोट करो। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना। रंध्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टोमेटा। स्टोमेटा जो शब्द है वो मेलपिगी ने दिया था। किसने दिया था? मेलपिगी ने दिया था। और रंध्र की खोज किसने की थी? फेफर नामक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। रंध्र होता है वो पर्ण के क्षेत्रफल का लगभग कितना 1 से 2% भाग घेरता है। क्या करता है? कवर करता है, घेरता है। अगर संख्या की बात की जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो पर्ण पर कितनी होती है इनकी संख्या? 100 से 60,000, 20,000, 10,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर इनकी संख्या होती है। और ध्यान रखना कि जो कवक होते हैं, शैवाल होते हैं और जल में डूबे हुए जो प्लांट्स होते हैं उनमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं। ये अभी पहले थोड़ा वो गलत बता दिया था, तो ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना कि किसमें? कवक, शैवाल व जल निमग्न प्लांट में रंध्र एब्सेंट होते ही नहीं है। ये आपके सामने मैंने बना रखा है एक रंध्र का डायग्राम, जो कैसा है? खुला हुआ है, ओपन है। इस भाग के द्वारा जो आपको ये भाग दिख रहा है, इस भाग के द्वारा ही क्या निकलता है? जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इस छिद्र के दोनों तरफ क्या पाई जाती है? द्वार कोशिका पाई जाती है, या रक्षक कोशिका या गार्ड सेल पाई जाती है। इन गार्ड सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? वर्गाकार होती है। वर्गा मतलब किडनी शेप की तरह होती है। और किडनी की आकृति कैसी होती है? सेम के आकार की। तो आप सेम के आकार की भी बोल सकते हो। इस द्वार कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? अपना केंद्रक पाया जाता है। और ध्यान रखना, सिर्फ द्वार कोशिका के अंदर ही क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? सहायक कोशिका पाई जाती है। यहां पर जो ये सहायक कोशिका हो गई, और ये कौन सी हो गई? ये इसकी आंतरिक सतह हो गई, और ये इसकी बाह्य सतह हो गई। यहां पर देखो कि जो द्वार कोशिका होती है, गार्ड सेल होती है, जो रंध्र है उनके द्वारा घिरे होते हैं, और इनकी आकृति कैसी होती है? वर्गाकार होती है। लेकिन एक बीजपत्री प्लांट्स होते हैं, उनमें इसकी आकृति कैसी होती है? डंबलाकार होती है, डंबल के समान होती है। ग्रेमिनी कुल वाली जो प्लांट्स होंगे उनमें द्वार, ये किसकी? रक्षक कोशिका की आकृति कैसी होगी? डंबलाकार होती है। द्वार कोशिका की जो बाह्य भित्ति होगी वो कैसी होती है? पतली होती है और प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब हो गया जिसको खींचा जाए और खींचने के बाद में इसको छोड़ा जाए तो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएगी। आंतरिक भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है और अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ क्यों होती है? क्योंकि इसमें अत्यधिक क्या हो जाता है? सेलुलोज का जमाव हो जाता है। तो सेलुलोज के अधिक जमाव के कारण जो आंतरिक जो भित्ति होती है उसकी प्रत्यास्थता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। रंध्रों के चारों ओर कुछ विशिष्ट बाह्य त्वचीय सेल से घिरा होता है। उस बाह्य त्वचीय जो सेल्स होंगी उनके घिरे होने के कारण उन जो कोशिकाओं से घिरा होता है उनको क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। मरुस्थलीय प्लांट्स में जो ये सहायक कोशिका होती है वो रंध्रों के ऊपर पाई जाती है। ऊपर पाए जाने के कारण जो रंध्र होते हैं वो क्या चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं, यानी गर्त के अंदर चले जाते हैं, जिससे वाष्पोषण की प्रक्रिया कम होती है। इसलिए जो मरुस्थलीय प्लांट्स होते हैं उनमें जो
रंध्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, गर्त रंध्र बोलते हैं। गर्त का मतलब गड्ढे में, अंदर। अंदर क्यों चले गए, क्योंकि द्वार कोशिकाओं के ऊपर कौन आ गई, सहायक कोशिका आ गई। सहायक कोशिकाएं ऊपर आने की वजह से द्वार कोशिका यानी रंध्र कहाँ चले गए, नीचे चले जाते हैं। द्वार कोशिकाएं जब स्फीत होती हैं, स्फीत होने की वजह से क्या होती है, रंध्र खुलते हैं। और जब द्वार कोशिका में स्लत होती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कैसे कि जब कोशिका क्या हो रही है, स्फीत हो रही है। स्फीत होगी तो मतलब इसकी बाह्य सतह क्या होगी, बाहर की ओर खींचेगी। खींचने की वजह से एक हल्की सी क्या होगी, आंतरिक सतह भी खींच जाएगी। खींचने की वजह से क्या हो गया, जो ये क्या होता है, ओपन है, ये क्या है, खुला रंध्र, खुला रंध्र। अगर क्लोज की बात करें तो क्लोज कैसा होगा, यहां पर बना देता हूं थोड़ा सा। क्लोज कैसा होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। क्लोज कैसे होगा, ऐसे हो, और इसके चारों तरफ क्या पाई जाएंगी, रक्षक कोशिकाएं, और इसके बाहर सहायक कोशिका होंगी। ये क्या होगा, क्लोज। ये क्या हो गया, ओपन। अब जब द्वार कोशिका में क्या हो रही है, स्फीति हो रही है। स्फीत होने की वजह से क्या होगी कि जो बाह्य भित्ति है वो बाहर की ओर खिंच जाएगी। खिंचने की वजह से रंध्र खुल जाएंगे, और जब स्लत होगी, स्लत होने की वजह से वापस अपनी पुनः स्थिति में चले जाएंगे। और सिर्फ द्वार कोशिकाओं में ही क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार रंध्र की संरचना आपने पढ़ी। रंध्र ये कौन सा है, ओपन रंध्र है। इसमें ये केंद्रक है, और ये क्या है, जो पॉइंट्स के रूप में आपको दिख रहे हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। बाकियों में ये प्रेजेंट नहीं होती, जैसे सहायक कोशिकाओं में ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रंध्र हैं, रंध्रों की जो क्रियाविधि है, कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।